नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से सामने आ रही है। यहां पर कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमित वाल्मीकि की गाड़ी पर पथराव कर दिया और साथ साथ उन्हें काले झंडे भी दिखाए। दूसरी खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत की है, जो दिल्ली पहुंच गए हैं और सूत्रों की माने तो उन्हें भाजपा आलाकमान ने अचानक ही बुला लिया। तीसरी बड़ी खबर बलिया से सामने आई है। यहां पर योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा के नेताओं पर जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया। चौथी खबर यूपी के डीजीपी एससी अवस्थी की है, जो आज रिटायर हो गए हैं। वहीं उनकी जगह फिलहाल किसी और को डीजीपी नहीं बनाया गया है और ऐसे में प्रशांत कुमार को फिलहाल कार्यवाहक डायरेक्टर जनरल पुलिस की जिम्मेदारी दी गई। चार खबरें जिस पर इस बुलेटिन में हम विस्तार से बात करेंगे। तो बड़ी खबर बलिया से है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नया मोड़ आ गया है। जिला पंचायत सदस्यों ने वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर कहा है कि वो अपनी मर्जी से बाहर गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोप लगाए गए थे और अब इन सदस्यों ने वीडियो जारी करके कहा है कि वो अपनी मर्जी से बाहर गए थे। बड़ी खबर, वीडियो जारी कर इन जिला पंचायत सदस्यों ने जिनके अपहरण की तहरीर दी गई और जिनके बारे में शिकायत की गई कि इनका अपहरण किया गया है, उन्होंने ही वीडियो जारी करके कहा है कि वो अपनी मर्जी से बाहर गए थे। मैं अपने इच्छा अनुसार अपने मित्रों के साथ, अपने सदस्य लोगों के साथ घूमने आया हूं। मैं अपने स्वेच्छा से हूँ, किसी के दबाव से नहीं आया हूँ और प्रशासनिक दबाव से तो भाजपा के लोग मेरे को मतलब मेरे पिताजी को दबाव डाल के एप्लीकेशन डलवाए हैं। इसका कोई मतलब वास्ता नहीं है। पापा को मैं बोल दिया हूँ, कल वो अपना एप्लीकेशन उठा लेंगे। हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुभव, ये वीडियो हमने देखा, इसमें कहा गया है कि वो अपनी इच्छा से आए हैं और उनके पिताजी पर दबाव डलवाकर तहरीर दिलवाई गई है, थाने में कंप्लेन किया गया है। थोड़ी देर पहले नारद राय भी यही दावा कर रहे थे। पूरा विषय क्या है? बिल्कुल, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है 3 तारीख को, बलिया में भी उसके लिए वोट डाले जाएंगे और वहाँ पर काफी हम कहें तो नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं। पहले बीजेपी के सरकार के जो 2 मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं नारद राय और अंबिका चौधरी के जो बेटे हैं वो वहाँ पर सत्ता के उम्मीदवार हैं। तो उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिर नारद राय और अंबिका चौधरी ने उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला पर आरोप लगाए। पर अब ये वीडियो सामने आया है, जिन सदस्यों के अपहरण की बात की जा रही थी, वो खुद वीडियो में कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ गए हैं, किसी ने उनका अपहरण नहीं किया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरे सदस्य हैं जिनका वीडियो है, वो फोन पर पुलिस वाले से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका तो कोई अपहरण नहीं है, लेकिन जानबूझकर पुलिस उनके घर जा रही है, पता नहीं किस तरह से किसके दबाव में। तो हम कहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो खासतौर से अगर बलिया की बात करें तो वहाँ तो बहुत दिलचस्प हो गया, इसलिए कि 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगे हैं, वर्तमान सरकार के 2 मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने में लगे हैं और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बलिया में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन जानकारियों के लिए। तो सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर, खासकर अंबिका चौधरी और नारद राय पर कि जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया, लेकिन वीडियो आपने देखा। इधर देवरिया से खबर है, जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर एनएसए, जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, समाजवादी पार्टी के नेता अभिजीत यादव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन के दौरान तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। कलेक्ट्रेट का मेन गेट तोड़ने का आरोप लगा है अभिजीत यादव पर। जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून देवरिया में लगा दिया गया। तोड़फोड़ करने का आरोप, हिंसा करने का आरोप अभिजीत यादव पर। कलेक्ट्रेट का मेन गेट तोड़ने का आरोप भी लगा है और एनएसए लगा दिया गया है। इधर लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षण पाने वाले अभ्यर्थी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ तमाम अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। असल में ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर जा रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया और इसके बाद सभी अभ्यर्थी वहीं बैठ गए और धरना शुरू हो गया। वहीं हाई सिक्योरिटी इलाके में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों के धरने की वजह से हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और उसने अभ्यर्थियों को बस में भरकर वहां से हटा दिया।
अभ्यर्थियों ने आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एससी अभ्यर्थियों का भी आरोप है, ओबीसी अभ्यर्थियों का भी आरोप है। इनका कहना है कि 5,844 सीटों पर गड़बड़ हुई है। शेड्यूल कास्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें उनका हक नहीं मिला है। ओबीसी अभ्यर्थी भी कह रहे हैं बहुत सारे कि उन्हें उनका हक नहीं मिला है और आरक्षण घोटाला हुआ है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध। जी हां, बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि की गाड़ी तोड़ दी है किसानों ने। किसानों ने अमित वाल्मीकि को काले झंडे भी दिखाए। दिल्ली से वापस लौट रहे थे अमित वाल्मीकि, काले झंडे दिखाते हुए किसानों ने गाड़ी पर पथराव किया। ये देखिए आप तस्वीरें, किसानों ने किस तरह से काले झंडे दिखाए अमित वाल्मीकि को, वो आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का। दिल्ली से लौट रहे थे उसी वक्त पथराव भी हुआ है। बीजेपी प्रदेश मंत्री की गाड़ी तोड़ दी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले इन किसानों ने, उनके समर्थकों ने, और काले झंडे भी दिखाए। बड़ी मुश्किल से निकल पाए वहां से। गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ है। दोनों ही तस्वीरें उस वक्त के मंजर को आपके सामने रख रही हैं। किसानों ने काले झंडे दिखाए, इन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पथराव भी किया बीजेपी के प्रदेश मंत्री पर, अमित वाल्मीकि पर, उनके वाहन पर। गाड़ी तोड़ डाली बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि की। ये देखिए आप, जबरदस्त विरोध गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और उनके समर्थकों का। वो किसान जो आंदोलनरत हैं और उनके समर्थक जो वहां पर मौजूद हैं, काले झंडे दिखाए, साथ साथ पथराव भी किया। और अब आपको कांग्रेस और सपा के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है। वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर बदायूं की है। यहां पर जिला पंचायत सदस्य को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर आरोप लगाया। दो तस्वीरें, सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और इसके अलावा कांग्रेस का प्रदर्शन। अब बात कानपुर की करते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सामने आया। खेला हुई के नारों के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब यूपी में भी खेला हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए कैसे सड़क पर भी बैठ गए। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर, ये जो अन्यायी सरकार है इसके विरुद्ध यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ने की बात तो है ही, इसके साथ उसकी कोरोना में मरे हुए मरीजों की मुआवजे की बात है, उस छूटे हुए विकास की बात है, ये महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की बात है। जनता तो अपना खेला खेलेगी और वो 22 में खेलेगी। हम लोग यहाँ पे विपक्ष बैठ के सड़कों पे हम इनको सिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि समय आने दीजिए, हम ये खेला खेलेंगे और बेहद आपके विरुद्ध खेलेंगे और निश्चित ही जान लीजिए खेला होगा। अब खबर बदायूं से है। यहां पर जिला पंचायत सदस्य के पक्ष में कांग्रेस ने धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत सदस्य के घर पर बुलडोजर चलवाने की जिला प्रशासन धमकी दी थी। और यहां पर आपको बताएं कि बनई सीट से पड़ौलिया गांव की ईश्वरवती जिला पंचायत सदस्य। मतलब यह कि हम इसको तोड़ेंगे, तो हम लोग कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए। हमने कहा अगर आपको तोड़ना है तो फिर हमें भी तोड़िएगा, हमें भी जेल भेज दीजिए, जो भी हमारा काम करना हम वहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद काफ़ी फोर्स आई। रोज 7-8 बजे यहाँ पर ये कह के चले गए कि सुबह 8 बजे बुधवार के दिन ये तोड़ा जाएगा। उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ी से अनाउंस भी किया कि ये अवैध निर्माण जो है सुबह 8 बजे टूटा जाए, तोड़ दिया जाएगा, मकान खाली कर दिया जाए, आसपास के लोग यहाँ पर कोई मौजूद ना रहे। तो हमने कहा ठीक है, हम तो रहेंगे अगर हमें। इसके बाद हमने डीएम के साथ ये ज्ञापन भी दिया कि कोई नियम के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल केवल चुनाव लड़ने का, एक चुनाव में उत्तीर्ण करने का एक तरीका बनाया है अधिकारियों ने। तो हमारे नेताओं ने ऊपर बात करी। उसके बाद हम लोग 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने पर रोक के बाद नाराज प्रसाद विक्रेताओं ने प्रशासन के खिलाफ लड्डू फेंक कर अपना विरोध जाहिर किया।
और साथ में हनुमान जी को लड्डू न चढ़ने से मुख्य पुजारी भी नाराज हैं। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर लड्डू फेंककर विरोध। प्रसाद न चढ़ने से सड़क पर हल्ला बोल। हनुमानगढ़ी में हनुमान भक्तों का हंगामा। बीच रोड पर खड़ी ये पुलिस और इसके आसपास लगे इस मजमे को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ तो हुआ होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पुलिस को चारों ओर से घेर कर खड़े ये लोग हनुमान भक्त हैं और यहाँ के स्थानीय प्रसाद विक्रेता हैं जो अयोध्या प्रशासन से नाराज हैं। दरअसल तस्वीरें हनुमानगढ़ी की, जहाँ पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है और ये सब इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए और ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे स्थानीय प्रशासन ने प्रसाद विक्रेताओं की दुकानें बंद करा दी, जिसके बाद दुकानदारों ने सड़क पर लड्डू फेंककर विरोध जताया। उधर हनुमान जी को प्रसाद न चढ़ाने से मुख्य पुजारी भी नाराज है, जिसके बाद हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पे ताला लगा दिया गया है और प्रशासन के रोक हटाने के बाद ही ताला खोलने की बात कही जा रही। विवाद को बढ़ता देख मामले में पंचायती बैठक बुलाई गई। प्रशासन का दावा है कि लड्डू की क्वालिटी ठीक नहीं होने की वजह से रोक लगाई गई। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या फैसला लेता है। एबीपी गंगा कलिया अयोध्या से ऋषि की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है। वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई क्योंकि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस वक्त वैक्सीन नहीं है। लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। जिला अस्पताल में वैक्सीन की किल्लत पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। आगरा में भी टीकाकरण अभियान सुस्त नजर आ रहा है। आगरा में 384 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बूथों पर जो वैक्सीन है वो पहुंची नहीं है और जो वैक्सीनेशन जो सेंटर है जहां से भंडारण है सीएमओ ऑफिस में, वहां से जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बाधित है। उसकी वजह है क्योंकि ऊपर से जो वैक्सीनेशन जो अभियान के तहत जो सप्लाई मिल रही है वो नहीं मिल रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल में भी आज 160 डोजेज मिली हैं, यानी 16 वायल मिली हैं और संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो नोडल हैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, उनसे बात करते हैं जिला अस्पताल में। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आज 160 केवल डोजेज मिली हैं? बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि टीकाकरण जिनके ड्यू डेट हैं वो काफ़ी लोग हैं जिनके आ चुके हैं, प्लस इसके अलावा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हमारे ओपन थे, वो भी लोग आ रहे हैं। तो लोग काफ़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास 16 वायल, इसका मतलब है 160 डोजेज़ हमारे पास अभी तक उपलब्ध हुई हैं और हम उन्हीं में जब तक और नहीं आती हैं तब। कहाँ क्या जा रहा है सर? आपसे कहाँ क्या जा रहा है? ये बताया है कि अभी आपके सेंटर के लिए इतने ही उपलब्ध हैं, यानी 160 लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद बाकी लोगों को वापस कर देंगे। मजबूरी होती है, जब डोज नहीं होती तो वो वापस जाते ही हैं। लेकिन आज आगरा के ज़िला अस्पताल में केवल 60 लोगों के ही वैक्सीन लगेगी। आप देख सकते हैं कि बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप वैक्सीन लगवाने के लिए? जी जी जी। केवल 160 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी कि सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो गई? जी नहीं, इसके बारे में बताया नहीं गया है। बताया नहीं गया जी। बता सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन अभियान को एक बड़ा झटका है और पिछले 3 या 4 दिन से लगातार ये किल्लत देखने को मिल रही है कि जो कई सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, चाहे वो 18 से 45 जो एज ग्रुप के लोग हों या जो सीनियर सिटीजन हों या 45 प्लस के लोग हों, उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग लौट रहे हैं और 3-4 दिन से जो वैक्सीन की कमी से जो लोग मायूस होकर लौट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो झटका है वैक्सीनेशन अभियान को। आगरा से धन्यवाद है। एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर हजारों करोड़ रुपए डकार कर दुबई भागी शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके से शाइन सिटी कंपनी के इंडिया बिजनेस हेड ब्रिजमोहन कुमार सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ब्रिजमोहन कुमार सिंह स्काई ओशियन कंपनी का एमडी है और शाइन सिटी कंपनी का टीम लीडर भी था। हमारे साथ जुड़ गए विवेक त्रिपाठी। विवेक, इस कार्रवाई के बारे में और विस्तार से बताइए।
जी देखिए राजेंद्र, शाइन सिटी कंपनी राशिद नसीम की है और ये 2014 में यहाँ लखनऊ में शुरू हुई थी। इसके बाद करीब रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर करीब 60,000 करोड़ रुपए लोगों से ठगे इसने, देश भर में ठगी की है और करीब 10 लाख लोगों से ठगी की है। इसके बाद ये 2 साल पहले दुबई भाग गया था। जब पुलिस का प्रेशर पड़ने लगा, मुकदमे दर्ज होने लगे, तब ये दुबई भाग गया और दुबई से ही बैठकर अपनी योजनाएं चला रहा है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था और कई पीड़ितों की जो दर्द था, जो उनकी रकम हड़पी गई थी, वो चीजें सामने लाए थे। इसके बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इसमें ब्रजमोहन सिंह के अलावा 4 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि शाइन सिटी कंपनी का एमडी राशिद नसीम दुबई से एक स्काई ओशियन कंपनी के नाम से नया कारोबार उसने फर्जीवाड़े का शुरू किया है और लोगों को जोड़ रहा था, तमाम लोगों को जोड़ रहा था। वो वीडियो कम्युनिकेट करके, वीडियो से और जूम मीट से लोगों को कम्युनिकेट करके अपने से जोड़ रहा था। और ये जो ब्रजमोहन सिंह है, ये इस कंपनी का इंडिया हेड है और यहाँ पर एमडी भी है और शाइन सिटी कंपनी का टीम लीडर भी था ये। इसके अलावा जो बुलंदशहर का दूसरा अंकित कुमार गिरफ्तार हुआ है, वो भी एमडी ही है इस स्काई ओशियन कंपनी का। ये दोनों लोग, इसके अलावा 2 टीम लीडर हैं, मोहम्मद फैजान और सुभाष तुकाराम। ये देश के अलग अलग हिस्सों से है। सुभाष तुकाराम महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद फैजान झारखंड का है। तो ये अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और देश भर के लोगों को अपना एजेंट बना के, अपना अधिकारी बना के ठगी लगातार कर रहा है। एसटीएफ को जब इसकी जानकारी मिली कि ये लोग ठगी के धंधे में लिप्त लोग यहाँ पर लखनऊ में मौजूद हैं, विभूतिखंड इलाके में, इनके फोन सर्विलांस पर थे, इनके जो कम्युनिकेशन जिनसे हो रहा था उनके भी फोन सर्विलांस पे थे। तो इस तरह से घेराबंदी करके एसटीएफ ने विभूतिखंड इलाके से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो एमडी है शाइन राशिद नसीम, वो दुबई में बैठा हुआ है, उसको भी लाने की कोशिशें चल रही हैं। यहाँ लगातार कोशिशें चल रही हैं। पुलिस की तरफ से जो विदेश मंत्रालय है, विदेश दूतावास है, उससे संपर्क किया गया है और इसके अलावा ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये 60,000 करोड़ से अधिक रुपए का घोटाला है। इसलिए सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और एटीएस ने आज बहुत बड़ा गुडवर्क किया है। जितने पीड़ित हैं वो इस समय थाने के बाहर मौजूद हैं। इनको चारों को गोमती नगर पुलिस की हिरासत में दिया गया है। वहीं पर इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वहीं दर्ज किए जाएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ईडी पहले जांच कर रही है, तो तमाम और चीजें अभी सामने आएंगी। इनका जो गैंग है उसमें से जुड़े हुए और लोगों पर भी नजर है। अभी 5 लोग ऐसे और चिन्हित किए गए हैं जिनकी खोजबीन जारी है। पता लगा है कि इनसे मिलने के लिए 4-5 लोग और आने वाले थे, लेकिन जब उनको एसटीएफ के बारे में सुराग मिला कि एसटीएफ ने धरपकड़ कर ली है, तो उन्होंने अपना मूवमेंट बदल दिया है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं विवेक, और ये बड़ा एक्शन है एसटीएफ का और ये डिसाइसिव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बड़ी खबर कानपुर से है। वहां के हीरा कारोबारी उदय देसाई पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने उदय देसाई की 185 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। बैंकों से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज हड़पने का आरोप है उदय देसाई के ऊपर। कानपुर के अलावा नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु और गुरुग्राम में है उदय देसाई की कंपनियां और संपत्ति। उदय देसाई ने कानपुर के कई बैंकों से 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उसे हड़प लिया। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीबीआई में उदय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया धोखाधड़ी का। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उदय देसाई की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं। विवेक, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की, और क्या डिटेल्स मिल रही है आपको इस एक्शन के बारे में? देखिए राजेंद्र, कानपुर का बड़ा कारोबारी है उदय देसाई और उसके बेटे सुजय देसाई की कंपनियां हैं ये जो जिन पे कार्रवाई हुई है। इसमें कानपुर की मेसर्स क्रॉस इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसके अलावा मेसर्स ग्लोबिस कंपनी है, एनएसडी निर्माण कंपनी है, आरएस बिल्डर्स हैं। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो कानपुर से लेकर नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। और आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि बीते वर्ष 2002 जनवरी में इसमें सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद ईडी ने भी इस मुकदमे में शामिल होकर विवेचना शुरू की। तब ये पता लगा कि जो उदय देसाई हैं उन्होंने कानपुर शहर के 14 बैंकों से 3,635 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। और ये कर्ज लेकर वो डकार गए। शुरुआत में कुछ 2-3 साल तक उन्होंने किस्तें जमा की, बाकी किस्तें बंद कर दी। जब बैंकों को किस्तें नहीं मिली तो उन्होंने कार्रवाई शुरू की। इसमें सबसे प्रमुख बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया है, उसने ही सीबीआई में उदय देसाई के खिलाफ बैंकिंग फ्रॉड का केस दर्ज कराया था। इसके बाद
सीबीआई और ईडी ने लगातार इसकी विवेचना की। और ये 2002 से 2010 के बीच का घोटाला है पूरा, जब इनके सारे बैंक अकाउंट एनपीए हो गए। जांच शुरू हुई 2018 में, कंपनियों के सारे खाते एनपीए होने लगे थे और इनकी जो कंपनियां हैं वो हीरे का कारोबार करती हैं, एक कंपनी मिनरल्स का कारोबार करती है, प्लास्टिक का है, केमिकल का है। तो ये इतने सारे घोटाले जब सामने आने लगे और इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, तब ईडी ने कार्रवाई की। और सीबीआई ने जब रेड की थी जनवरी 2020 को, देश के 4 जगहों पर 13 स्थानों पर छापे मारे गए थे और कई दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। उनकी दस्तावेजों की जांच में उसमें कई अकाउंट से संबंधित जानकारियां थी, जो अलग अलग इनकी कंपनियां हैं उनके अकाउंट थे, जो इनकी बेटे के नाम पर कंपनियां हैं उनके अकाउंट थे। तो सारे अकाउंट में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया। जो रुपयों का लेन देन था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि कुछ न कुछ जो करेंसी वायलेशन हुआ है, करेंसी के जो एक्ट है उनका वायलेशन हुआ है। इसके बाद ईडी ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया और देश के अलग अलग स्थानों पर इनकी जो संपत्तियां चिन्हित हुई हैं वो टोटल संपत्तियां हैं। इसमें उदय देसाई और उनके बेटे सुजॉय देसाई की जो। ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। बहुत विस्तार से आपने ईडी के इस एक्शन के बारे में हमें जानकारी दी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।